हेलो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में क्लास 9th फिजिक्स के चैप्टर नंबर 3 बल तथा गति के नियम के सभी लघुत्तरीय प्रश्नों का उत्तर करने वाले हैं। इससे पहले हमने अति लघुत्तरीय प्रश्नों का वीडियो अपलोड कर दिया है जो हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट के फॉर्म में पड़ा हुआ है। आप वहां से भी उसको एक्सेस कर सकते हैं, अभी भी उसको आप देख सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को पहले स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस चैप्टर में लघुत्तरीय प्रश्नों में कौन कौन सा क्वेश्चन दिया हुआ था, किस तरीके से इसका आंसर लिखना है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो आप लोग लाइक ज़रूर करना, और अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरह के वीडियो का अपडेट आपको समय समय पे मिलते रहेगा। अब बढ़ते अपने क्वेश्चंस की ओर, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन जो कहता है वो यह है कि बल की परिभाषा दें और इसका एसआई मात्रक लिखें। तो यानी कहने का मतलब है कि बल किसे कहते हैं सबसे पहले आपको बताना है और उसका एसआई यूनिट भी लिख देना है। तो हमने उत्तर में लिखा है कि बल वह भौतिक कारक है जो किसी वस्तु के स्थिति में परिवर्तन ला देता है या परिवर्तन लाने की चेष्टा करता है, वो बल कहलाता है। अगर हम लोग इसका एसआई यूनिट की बात करें तो इसका जो एसआई यूनिट होता है वो होता है न्यूटन। आप लोग लिख लेंगे कि इसका एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। इसे कैपिटल एन से दर्शाते हैं। अगर आपसे कोई पूछ ले कि इसका सीजीएस यूनिट क्या है तो सीजीएस यूनिट आप सभी को बता दें कि इसका जो सीजीएस यूनिट होता है वो डाइन होता है। क्या होता है? डाइन होता है। आप लोग इसको नोट कर लेंगे। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि नीचे दिए गए उदाहरण में गेंद का वेग कितनी बार बदलता है। फुटबॉल के खेल में खिलाड़ी ए गेंद पर किक लगाकर उसे अपने टीम के दूसरे खिलाड़ी बी तक पहुंचाता है। बी उस गेंद को किक लगाकर गोलकीपर की ओर पहुंचाने का प्रयास करता है और विपक्षी टीम का गोलकीपर सी गेंद को पकड़ता है और अपनी टीम के खिलाड़ी डी की ओर किक लगाता है। उस कारक की भी पहचान करें जो प्रत्येक अवस्था में बल प्रदान करता है। यानी यहाँ पे आपको एक मैच का क्या बायोडाटा दे दिया गया है या एक मैच का डेटा दे दिया गया है जिसमें 4 खिलाड़ी की बात करी गई है। एक खिलाड़ी जो है वो पहले किक लगाता है और दूसरे खिलाड़ी को देता है, और दूसरा जो खिलाड़ी है वो अपने गोलकीपर को देता है, और उसका जो विपक्षी टीम है वो क्या करता है, गेंद को पकड़ता है गोलकीपर और फिर अपने खिलाड़ी को दे देता है। तो यहाँ पे कुल टोटल कितनी बार गेंद बदलता है या गेंद का जो वेग है वो कितनी बार बदलता है, ये आपको फर्स्ट में बताना है। तो देखिए हमने उत्तर में यहाँ पे लिखा है कि गेंद का वेग 3 बार बदलता है। फर्स्ट में आप देख पा रहे हैं कि एक ए के साथ बदल रहा है, 2 बी के साथ बदल रहा है और 3 सी के साथ बदल रहा है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे आंसर लिख देने थे। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है कि संतुलित और असंतुलित बलों की परिभाषा दें। संतुलित और असंतुलित बलों की परिभाषा देना है। उत्तर में हमने लिखा है किसी वस्तु पर एक साथ कार्य कर रहे बलों का परिणामी यदि शून्य हो तो वह बल संतुलित बल कहलाते हैं। कहने का इसका मतलब क्या है कि यदि आप कोई पिंड पर बल लगा रहे हैं और बल लगाने के उपरांत उस पर जो बल लग रहा है वह 0 के बराबर लग रहा है, तो इस कंडीशन में वो वस्तु एक जगह से दूसरी जगह जाएगी नहीं और वो संतुलित अवस्था में क्या करेगी, एक ही जगह बैठी हुई रहेगी। तो यही चीज़ को हम लोग कहते हैं संतुलित बल। असंतुलित बल क्या होता है, तो अशून्य परिणामी बल को असंतुलित बल कहते हैं। जैसे कि आपने किसी वस्तु को धक्का दिया और वो क्या कर दिया, अपना गति में परिवर्तन किया, अपने स्थान में परिवर्तन किया, तो ऐसे जो बल होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं असंतुलित बल। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि जड़त्व का नियम क्या है। जड़त्व का नियम क्या है, इसे किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था। तो उत्तर में देखिए लिखे हैं कि जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह अपने विराम अवस्था अथवा एक सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जड़त्व बोलते हैं। और गैलीलियो ने जड़त्व के नियम को सबसे पहले प्रतिपादित किया था। आप लोग ध्यान रखना, जड़त्व के नियम को प्रतिपादित करने वाले व्यक्ति का नाम गैलीलियो था। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि बलों के समूह द्वारा उत्पन्न हो सकने वाले प्रभाव का उल्लेख करें। यानी बल के समूह क्या क्या प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं ये आपको बताना है।
तो हमने उत्तर में लिखा है कि बलों का समूह किसी भी वस्तु पर लगकर, यहाँ पे लाकर हो गया, लगकर होगा, किसी भी वस्तु पर लगकर 3 प्रभाव उत्पन्न कर सकता है। फर्स्ट में क्या प्रभाव उत्पन्न करेगा? वो ये प्रभाव उत्पन्न करेगा कि किसी भी वस्तु की चाल में वो परिवर्तन ला देगा। बल का समूह किसी भी वस्तु की गति के दिशा में लगकर उसके परिवर्तन को बदल देगा, और इसके जो बल के समूह हैं ये वस्तु की आकृति को भी बदल सकता है। तो ये तीनों इम्पोर्टेंट है, और ये तीनों यहाँ पे घटना घटती है जब बल के जो समूह है उसके द्वारा जो उत्पन्न प्रभाव है, ये सभी यहाँ पे आपको दिखाए गए हैं। बल लगाकर आप इन सारे घटनाओं को कर सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि न्यूटन के प्रथम गति नियम को लिखें और उसकी व्याख्या करें। कहने का इसका मतलब है कि न्यूटन का जो प्रथम नियम है वो क्या है और उसकी व्याख्या आपको करना है, यानी आपको एग्जाम्पल के साथ इसको समझाना है क्वेश्चंस को। देखिए उत्तर में हमने यहाँ पे लिखा है अभी ये देखिए कि प्रत्येक वस्तु अपनी विराम की अवस्था अथवा सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था बनाए रखती है जब तक कि उस वस्तु पर कोई बाहरी असंतुलित बल कार्य ना करे। तो इस कंडीशन में न्यूटन का प्रथम नियम वर्क करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 की जड़त्व क्या है, यह कितने प्रकार का होता है, व्याख्या कीजिए। तो आइए इसका भी उत्तर जानते हैं। यहाँ पे उत्तर में हमने देखिए यहाँ पे लिखा है कि जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जो गति अथवा विराम की अवस्था को बनाए रखता है। जड़त्व 2 प्रकार के होता है। एक तो आपका विराम का जड़त्व होता है जिसमें कोई भी वस्तु विराम की अवस्था को बनाए रखता है, और सेकंड आपका गति का जड़त्व होता है जिसमें किसी वस्तु का गुण जो होता है वो हमेशा गति के अवस्था को बनाए रखता है। तो इस कंडीशन को गति का जड़त्व कहा जाता है। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि जड़त्व और द्रव्यमान के संबंधों को स्पष्ट कीजिए। यानी जड़त्व और द्रव्यमान किसे कहते हैं, इनमें क्या संबंध है, इस चीज़ को आपको बताना है। तो हमने उत्तर में लिखा है कि जिस वस्तु का द्रव्यमान अधिक होता है, जैसे कहने का मतलब अगर आपको ट्रक और साइकिल में तुलना करके पूछ लिया जाए कि इन दोनों में किसका जड़त्व अधिक है, तो आप क्या बताओगे कि जिसका द्रव्यमान अधिक होता है वो उसका जड़त्व भी अधिक होता है। तो यहाँ पे जड़त्व किसका ज़्यादा हो जाएगा, ट्रक का होगा ना। क्यों? क्योंकि ट्रक का जो वेट है वो साइकिल के वेट से ज़्यादा है। तो इस कंडीशन में यहाँ पे जड़त्व भी क्या होगा, बड़ा ही होगा। तो उत्तर में हमने वैसे ही लिखा है कि जिस वस्तु का द्रव्यमान अधिक होता है उसका जड़त्व भी अधिक होता है, अर्थात जो वस्तु का द्रव्यमान होता है वो जड़त्व की माप है। जड़त्व और द्रव्यमान के बीच में यही रिलेशंस है। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है क्या शून्य बाह्य असंतुलित बल अनुभव करती वस्तु अशून्य वेग से गति कर सकती है, और यदि हाँ तो वस्तु के वेग के परिमाण एवं दिशा पर लगने वाली शर्तों का उल्लेख करें, और यदि नहीं तो क्यों और कारण स्पष्ट करें। तो चलिए इसका उत्तर यहाँ पे हमने लिखा है। उत्तर में लिखा है कि हाँ, शून्य बाह्य असंतुलित बल यानी F = 0 अनुभव करती वस्तु न्यूटन के प्रथम नियम को से सरल रेखा पर एक समान गति की अवस्था में होगी, अर्थात उसके वेग का जो परिमाण और दिशा होगा वो दोनों क्या होगा, नियत होगा यानी अचर होगा। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है कि हम एक लकड़ी के बक्से को 2 न्यूटन का बल लगाकर उसे नियत वेग से फर्श पर धकेलते हैं, बक्से पर लगने वाला घर्षण बल क्या होगा। देखिए उत्तर में हमने यहाँ पे लिखा है कि बक्सा नियत वेग से चल रहा है, इसलिए उस पर जो परिणामी बल होगा वो शून्य होगा। क्यों शून्य होगा? क्योंकि बक्से पर लगने वाला जो घर्षण बल है वो भी 200 न्यूटन का ही है। तो इस कंडीशन में जो इसका परिणामी बल होगा वो क्या होगा, शून्य होगा, और घर्षण बल जितना है उतना ही हो रह जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर देखिए 11 कहता है किसी बस के अकस्मात चल पड़ने पर यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? जब बस अचानक चल पड़ता है तो यात्री पीछे की ओर झुक जाता है। तो उत्तर में हमने लिखा है
कि जब कोई बस या रेलगाड़ी रुकने के बाद एकाएक चलना शुरू करती है तो उस पर सवार व्यक्ति के पैर और फर्श के बीच घर्षण के कारण पैर भी चलना शुरू कर देते हैं, जबकि उसके शरीर का ऊपरी भाग जड़त्व के कारण विराम की अवस्था में बना रहता है। इस कारण वह गति के विपरीत दिशा में झुक जाता है। क्वेश्चन नंबर, आइए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, चलती हुई बस में खड़ा व्यक्ति ब्रेक के एकाएक लगाए जाने पर आगे की ओर झुक जाता है, ऐसा क्यों होता है? तो देखिए उत्तर में हमने लिखा है कि चलती हुई बस में अचानक ब्रेक लगने से उसमें सवार व्यक्ति के पैर रुक जाते हैं, किंतु शरीर का ऊपरी भाग जड़त्व के कारण गति में बना रहता है, फलस्वरूप वह गति के दिशा में झुक जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, चलती गाड़ी से कूदना क्यों खतरनाक है, व्याख्या कीजिए। तो उत्तर में देखिए हमने लिखा है कि चलती हुई बस के साथ उसमें सवार व्यक्ति भी गति की अवस्था में रहता है। जब वह बस से बाहर कूदता है तो उसके पैर जमीन पर घर्षण के कारण विराम में आ जाते हैं, किंतु उसके शरीर का ऊपरी भाग जड़त्व के कारण गति में बना रहता है, फलस्वरूप वह बस की गति की दिशा में गिर पड़ता है और जख्मी भी हो सकता है। अतः गिरने से बचने के लिए व्यक्ति को बस की गति की दिशा में कुछ दूरी तक दौड़कर धीरे धीरे अपनी गति को कम करना चाहिए, उसके बाद आराम से रुकना चाहिए। ठीक है, अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि फिसलन वाली जमीन पर चलना कठिन होता है, व्याख्या कीजिए। उत्तर में हमने लिखा है कि फिसलन वाली ज़मीन पर चलना अधिक कठिनाई होती है, क्योंकि फिसलन वाली ज़मीन पर घर्षण बल बहुत कम होता है। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है, किसी पेड़ की शाखा को तीव्रता से हिलाने पर कुछ पत्तियां झड़ जाती है, ऐसा क्यों होता है? तो उत्तर में हमने लिखा है, यहाँ पे देख लीजिए आप सभी। उत्तर में हमने ये लिखा है कि पेड़ की शाखा को जोर से हिलाने पर शाखा तो गतिमान हो जाती है, परंतु पत्तियां विराम के जड़त्व के कारण वहीं स्थिर रहते हैं। अतः कमजोर या सूखी पत्तियां डाल से टूटकर गुरुत्व बल के अधीन नीचे गिर जाती हैं और जो भी चीज़ें वो हमेशा नीचे ही गिरेंगी अगर आप पेड़ की किसी भी शाखा को हिलाइएगा तो। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर जो 16 है वो कहता है कि जब किसी छड़ी से एक दरी को पीटा जाता है तो धूल के कण बाहर आ जाते हैं, कारण स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर में हमने लिखा है कि जब किसी छड़ से दर्री को, यहाँ पे दाढ़ी लिखा गया, थोड़ा सा आप इसको सुधार लेंगे, यहाँ पे आप इसको दर्री कर लेंगे। ठीक है, जब किसी छड़ी से दर्री को पीटा जाता है तो दर्री गतिमान हो जाता है, किंतु धूल कण जड़त्व के कारण विराम में रहते हैं और गुरुत्व बल के अधीन वो नीचे गिर जाते हैं। अगले क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि दौड़ते हुए घोड़े के अचानक रुक जाने पर सवार व्यक्ति आगे की ओर फेंका जाता है, ऐसा क्यों होता है? तो उत्तर में हमने लिखा भी है कि दौड़ते हुए घोड़े पर सवार व्यक्ति के शरीर का निचला हिस्सा घोड़े के संपर्क में होने के कारण गतिशील रहता है, जबकि ऊपर का हिस्सा विराम के जड़त्व के कारण विराम में ही रहना चाहता है। फलस्वरूप घोड़े पर सवार व्यक्ति आगे की ओर फेंका जाता है, यही इसका कारण है। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है, दर्री खींचने पर उस पर खड़ा व्यक्ति उलट जाता है, ऐसा क्यों होता है? तो उत्तर में हमने लिखा है कि दर्री खींचने पर उस पर खड़ा व्यक्ति उलट जाता है, क्योंकि शरीर का निचला हिस्सा दर्री खींचने से गतिशील हो जाता है, जबकि शरीर का ऊपरी हिस्सा या ऊपर का भाग वो विराम के जड़त्व के कारण विराम में ही रहना चाहता है, जिसके फलस्वरूप दर्री पर जो खड़ा व्यक्ति है वो क्या होता है, उलट जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि बस की छत पर रखे सामान को रस्सी से क्यों बांधा जाता है? तो इसका उत्तर यहाँ पे हमने दिया है कि बस की छत पर रखे सामान को रस्सी से इसलिए बांधा जाता है कि सामान विराम के जड़त्व के कारण विराम में ही रहना चाहता है, लेकिन बस के चलने पर सामान गतिशील हो जाता है और अचानक ब्रेक लगने से सामान गिर न जाए, इससे रस्सी को बांध दिया जाता है। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 20 पे।
क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि संवेग की परिभाषा दें, इसका एसआई मात्रक क्या होता है। तो आइए इसका भी हम लोग डिफिनेशन दे ही देते हैं। उत्तर में लिखा है किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा उसके वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा उसके वेग के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। संवेग का जो एसआई मात्रक होता है वो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है। अगर हम लोग यहाँ पे संवेग की बात करें तो P बराबर mv होता है। ठीक है, P बराबर क्या होता है, mv होता है। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि न्यूटन के द्वितीय गति नियम को लिखकर उसकी व्याख्या कीजिए। तो चलिए इस प्रश्न का भी उत्तर यहाँ पे हमने लिखा है। न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है वो कहता है किसी वस्तु के संवेग के परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगे बल के समानुपाती होती है और यह परिवर्तन उस बल की दिशा में ही होती है। ठीक है, अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है खिलाड़ी क्रिकेट बॉल का कैच लेते समय अपने हाथ को पीछे की ओर खींच लेता है, ऐसा क्यों करता है। चलिए इस प्रश्न का भी उत्तर यहाँ पे जानते हैं। उत्तर में हमने लिखा है कि जब खिलाड़ी कैच लेता है तो बॉल हाथों पर धक्का यानी बल मारता है और तब उसका संवेग शून्य हो जाता है। अंगुलियों के बीच बॉल आते ही हाथों को वह यदि पीछे हटाता तो संवेग के परिवर्तन का समय अंतराल बढ़ जाता, अतः संवेग परिवर्तन की दर और इसलिए हाथ पर लगता बल कम हो जाता, जिसे वह सहन कर लेता। यदि वह बॉल को शीघ्र रोके तो हाथ पर बड़ा बल कार्य करेगा, जिससे हाथों को काफ़ी चोट लग सकती है और बॉल हाथ से छूट भी सकती है। अब बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है हम लोग का 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है यहाँ पे कि न्यूटन के तृतीय गति नियम की व्याख्या करें। तो उसका उत्तर भी हमने यहाँ पे लिखा है। उत्तर में हमने लिखा है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है, ये न्यूटन का थर्ड नियम कहता है। अगर इसका एग्जाम्पल देखें तो तैरना, नाव खेना, नाव से किनारे पर कूदना, ये सारे के सारे क्या हैं, न्यूटन के तृतीय गति नियम का उदाहरण है। ठीक है, और तृतीय गति नियम में हमेशा देखने कि ये बल जो प्रतिक्रिया एक क्रिया है वो विपरीत प्रतिक्रिया कर रही है। अगर हम व्याख्या करें तो व्याख्या में हमने लिया घोड़े का गाड़ी खींचना, जिसे बल से जितने बल से घोड़ा गाड़ी को खींचता है उतने ही बल से गाड़ी घोड़े को विपरीत दिशा में खींचती है। घोड़े द्वारा गाड़ी पर लगाया गया बल क्रिया बल है, तो गाड़ी द्वारा घोड़े पर लगाया गया बल प्रतिक्रिया बल है। ये आपको यहाँ पे व्याख्या करके हमने आपको समझा दिया। अब चलते क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि यदि क्रिया सदैव प्रतिक्रिया के बराबर हैं तो स्पष्ट कीजिए कि घोड़ा गाड़ी को कैसे खींच पाता है। तो इसका उत्तर अभी हमने आपको जस्ट लिखा था और यही आपको उत्तर फिर से लिखना है। उत्तर पे हमने लिखा है कि घोड़ा द्वारा गाड़ी पर लगाया गया बल क्रिया प्रतिक्रिया बल के उदाहरण है। घोड़े द्वारा गाड़ी पर लगाया गया बल जब गाड़ी के पहियों पर विपरीत दिशा में लगते घर्षण बल से अधिक होता है तभी गाड़ी आगे बढ़ती है और घोड़ा यह बल अपने टापों से पृथ्वी पर तिरछी दिशा में बल लगा करके पैदा करती है। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। अगला जो हम लोग का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया है कि संवेग संरक्षण के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। यानी संवेग संरक्षण के सिद्धांत कहते किसे, क्या होता है। तो आइए इसका भी हम लोग सूत्र जानते हैं। सूत्र में हमने लिखा है कि न्यूटन के द्वितीय गति नियम से स्पष्ट होता है कि यदि वस्तु पर कोई बल आरोपित ना हो तो उसके संवेग में कोई परिवर्तन ना होगा, अर्थात संवेग नियत रहेगा। संवेग संरक्षण का सिद्धांत यही कहलाता है। जैसे बंदूक का प्रतिक्षेप, रॉकेट का नोदन, ये सभी संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर ही काम करते हैं। संवेग संरक्षण के सिद्धांत के बारे में आप अपने बुक में भी थोड़ा सा देख लीजिए, वहाँ से भी आप अपने ओर से सेटिस्फाइड हो जाइएगा। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो है 26 नंबर, उसमें कहा गया है कि रॉकेट या जेट विमान वायुमंडल रहित आकाश में कैसे चलता है। तो इसका उत्तर भी हमने यहाँ पे लिखा है। रॉकेट में एक दहन कक्ष होता है जिसमें नीचे की ओर एक छिद्र होता है। जब ईंधन तेजी से जलता है तो गर्म
तो गर्म गैस जो होता है यहाँ पे कैसे लिखा गया है, यहाँ पे गर्म जो गैसें हैं वो छिद्र से तेजी से पीछे की ओर निकलती है तथा रॉकेट आगे की ओर बढ़ता जाता है। रॉकेट द्वारा गैसों पर लगाया गया जो बल है वो क्रिया बल है। तो इसके फलस्वरूप गैस द्वारा रॉकेट पर विपरीत दिशा में लगाया गया बल प्रतिक्रिया बल है। इसलिए प्रतिक्रिया बल के कारण रॉकेट आगे की ओर गति करता है या आकाश में वो चलता है। क्वेश्चन नंबर 27 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है एक अग्निशमन कर्मचारी को तीव्र गति से बहुतायत मात्रा में पानी फेंकने वाली रबड़ की नली को पकड़ने में कठिनाई क्यों होती है। तो देखिए इसका उत्तर हमने यहाँ पे लिखा है। उत्तर में लिखा है कि पानी फेंकने वाली रबड़ की नली में से जब पानी बहुतायत मात्रा में तीव्र गति से निकलता है तो गति के तीसरे नियम के अनुसार वह पीछे की ओर समान बल लगाता है। अतः कर्मचारी को तीव्र गति से बहुतायत मात्रा में पानी फेंकने वाली रबड़ की नली को पकड़ने में कठिनाई होती है। अब आते क्वेश्चन नंबर 28 को। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है एक लड़का सड़क पर खड़े ट्रक को धक्का लगाता है परंतु ट्रक गतिशील नहीं होता है, क्यों। उत्तर में हमने लिखा है कि लड़के द्वारा ट्रक पर आरोपित बल के विरुद्ध सड़क ट्रक पर बराबर परिमाण का घर्षण बल लगाता है जो लड़के द्वारा लगाए गए बल को संतुलित कर देता है। अतः ट्रक का जो परिणामी बल है वो शून्य हो जाता है, इसलिए ट्रक गतिशील हो जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना।